हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रमोशन को खत्म किया था, है ना। क्योंकि अब हमने क्या किया, तो सर पहले हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद हमने उसकी प्राइसिंग करी और प्राइसिंग करने के बाद हमने उसकी प्रमोशन भी कर दी। अब जब प्रमोशन कर ही दिया तो भाई साहब अब किसकी बारी, सर अब बारी है प्लेस करने की। मतलब कि जब आपने प्रमोट कर दिया, लोग जान गए आपके प्रोडक्ट को, तो भाई साहब अब आपको प्रोडक्ट भी तो अवेलेबल करवाना पड़ेगा ना। आपके हर जगह पे प्रोडक्ट होने चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट बिकेंगे, वरना बिकेंगे कैसे, है ना। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोडक्ट यानी कि प्लेस की, है ना। और प्लेस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, कि हम कहां कहां जो भी प्रमोशन अपने, जैसे मान लो ये पेन था, अब इस पेन को जब हमने बनाया होगा, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप किया होगा, उसके बाद हमने क्या करा, इसकी प्राइसिंग करी कि भैया इसको 10 रुपए में बेचना है। अब जब हमने वो भी डिसाइड कर लिया, वो भी डिसाइड करने के बाद हमने क्या सोचा, हमने सोचा चलो यार इसको प्रमोट करते हैं, लोग जानेंगे तभी तो खरीदेंगे, है ना। तो अब इसको क्या किया, हमने बड़े बड़े बैनर लगाए, एडवर्टीजमेंट किया कि अरे यार क्या शानदार पेन हमने निकाला है, मतलब जबरदस्त, अगर आप एक बार लिखोगे तो आप गायब हो जाओगे है ना। तो ऐसा कुछ निकाला, हमने एडवर्टाइजिंग कर दी। अब पता चला जब कस्टमर आए और दुकान में लेने के लिए, अरे भैया वो ऐड वाला वो जो है, वो जो पेन आया था वो आपके पास है क्या। दुकानदार बोला भाई साहब कौन सा ऐड वाला पेन, मुझे तो पता ही नहीं है ना। तब तो कस्टमर क्या बोलेगा, अरे वो झूठ था। तो इसीलिए आपको ध्यान क्या देना होगा कि भाई प्रमोशन करने के बाद अब उसको प्लेस करना भी जरूरी है ना। तो आपको एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल बनाना होगा जहां से कस्टमर वो क्या कर सके, सारा प्रोडक्ट मिल पाए, वो उसको रिसीव कर पाए। बात समझ में आई जी सर। तो चलिए आज की चर्चा क्लास में करते हैं, नहीं जी। हाँ जी, चलिए आइए क्लास में चलते हैं, चलिएगा। तो ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन। आइए ये देखिए, सबसे पहले नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए, वहां पे ये नोट्स आपको सारा फ्री में मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए क्योंकि नेट वाला भैया जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन पूरी यूट्यूब चैनल पे करा रहा है, कहीं कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो भैया नोट्स तो चाहिए तो आपको करना पड़ेगा ना, क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो कर लीजिए। बाकी आप सारी चीजें देख लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप डिटेल भेज सकते हैं, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो। ऑलरेडी 15 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आज है लेक्चर नंबर 16 मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। वो क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन क्या होता है, बात बताइए। तो अभी हमने बताया ना कि सर एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितने भी लोग बीच में होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट होते हैं, है ना। कि हम मैन्युफैक्चरर बनाने के बाद फिर उसके बाद होलसेलर के पास गया, उसके बाद रिटेलर्स के पास गया, बीच में कोई मिडिल मैन है और भी उसके पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, और फाइनली तब रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचा। तो ये क्या हो गया सर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया, है ना। चलिए आइए देखिए क्या कहता है, एक बार इसको फटाफट पढ़ लें जी सर। क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या है जी, फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। कह रहा है थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिजिकल फ्लो, मतलब एक जगह से ऐसे उठाया फिर दूसरी जगह पर ले जा गया, फिर तीसरी जगह पर ले गया, तो वो क्या है सर, फिजिकल फ्लो। प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका फिजिकल फ्लो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। कह रहा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड as a chain of market intermediaries or middlemen used by a producer or a marketer to make products and services available when and where consumer or users want them। तो एक सिंपल सा फंडा बोला भाई साहब ऐसा है, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल या चैनल डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलेंगे जहां से एक मार्केटर या मैन्युफैक्चरर इंटरमीडियरीज या मिडिल मैन का यूज करते हुए वो जो प्रोडक्ट है, अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाता है, या सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस दोनों, कंज्यूमर तक पहुंचाता है या यूजर्स तक पहुंचाता है जहां उसका यूज है। बात समझ में आई, सिंपल और कुछ नहीं है, ठीक है जी। कह रहा है इंटरमीडियरीज आर इंडिविजुअल or businesses that assist the producers in the performance of distribution tasks such as physical distribution. Among others, example of intermediaries include wholesalers, retailers and
एजेंट्स। तो बोला भाई साहब इंटरमीडियरीज कौन है, बीच वाला इंसान। सर वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, जो बिजनेस करता है प्रोड्यूसर से लेकर वो हो सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन टास्क को कंप्लीट कर सकता है ना, तो उसको बोलते हैं। और उसके क्या एग्जांपल है भाई, उसके एग्जांपल कौन है, होलसेलर्स हैं जो सामान होलसेल में मंगाते हैं और वो रिटेलर्स को दे देते हैं, कुछ रिटेलर्स हैं, कुछ एजेंट्स हैं। तो ये सारे क्या हैं सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल के पार्ट है, मीडियरी है ना, इंटरमीडियरी नहीं जी सर। तो आइए तो सबसे पहले विलियम जे स्टैंटन का कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं और एक बार मैकार्थी का डेफिनेशन पढ़ लेंगे। एक डेफिनेशन आपके लिए है ना, कह रहा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समटाइम ट्रेड चैनल फॉर अ प्रोडक्ट इज द रूट टेकन बाय अ टाइटल of the goods as they move from the producer to the ultimate consumer or industrial user। तो ये क्या बोला कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो रूट, वो रास्ता जिसके थ्रू टाइटल ऑफ द गुड्स डिलीवर किया जाए, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के द्वारा, प्रोड्यूसर से इंडस्ट्रियल यूजर के द्वारा। तो ये स्टैंडर्ड साहब ने ये कहा। मैकार्थी साहब ने कहा, क्या कहा तो बताइए, कह रहा है any sequence of institution from the producer or consumer including none or any number of middlemen is called channel of distribution। ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। बोला कोई एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोई इंस्टीट्यूशन जहां से प्रोड्यूसर या कंज्यूमर है ना के बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई एक या नन, मतलब कोई भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रोड्यूसर सामान बनाए और डायरेक्टली कंज्यूमर तक बेचे, ऐसा भी हो सकता है प्रोड्यूसर सामान बचाए, होलसेलर रिटेलर तब जाए कंज्यूमर तक। तो ये इसीलिए बोला कि प्रोड्यूसर नन और एनी नंबर ऑफ मिडिलमैन, कोई हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इसी को क्या बोलते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आई जी सर। चलिए आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ चैनल। बताइए भाई साहब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है एलिमेंट्स। सर उसमें ना क्या क्या चीजें लगती है, एलिमेंट्स इज अ पार्ट ही हो गया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जी आइए देखते हैं क्या करके। सबसे पहले क्या बोला, रूट और पाथवे। बोला भाई साहब किस पथ में हम चलें, कौन सा रूट लें, कहां आपका होना चाहिए जहां से फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स क्या हो, अच्छा हो, जहां से मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाना आसान हो। देखिए कह रहा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रूट और पाथवे थ्रू विच द गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। देख लीजिए कोई एक रास्ता, बोला कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि भाई एक रूट है, एक रास्ता है जिसके तहत आप क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को पहुंच जाते हैं मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक। बात समझ में आई जी सर। दूसरा क्या है, फ्लो। देखिए जी फ्लो मतलब आप कितना स्मूथली रन करा रहे हैं। कोई एक प्रोडक्ट है जो बन रहा है कहीं और उसको लाने में यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, तो दैट इज नॉट अ फ्लो ऑफ गुड्स। फ्लो ऑफ गुड्स का कहने का मतलब है कि जहां बना रहे हैं उसकी डिलीवरी, उसका आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना तगड़ा होना चाहिए कि अगर एक ऑर्डर भी मारे तो फटाक से वो सामान वहां तक पहुंचना चाहिए। तो भाई कह रहा है द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज स्मूथ एंड सीक्वेंशियल एंड यूजुअली यूनिडायरेक्शनल। हाँ बिल्कुल से यूनिडायरेक्शनल तो होता ही है। अब ऐसा थोड़ी करेगा कि प्रोड्यूसर सामान बनाएगा और अपने पास खुद लाके खुद ही बेचेगा, मतलब खुद ही लाके खुद ही आप कंज्यूम कर लेगा, ऐसा तो नहीं है। प्रोड्यूसर सामान बचाएगा, होलसेलर रिटेल के थ्रू कंज्यूमर तक जाएगा। अब कंज्यूमर थोड़ी प्रोड्यूस करने लगेगा सामान, कंज्यूमर तो उपभोक्ता है, वो तो खरीदेगा, तो इसी यूनिडायरेक्शनल होता है ना। ठीक है चलिए कह रहा है कंपोजिशन भी होना चाहिए। कह रहा है इट इज कंपोज्ड ऑफ इंटरमीडिएरीज सच एज होलसेलर, रिटेलर्स, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आल्सो कॉल्ड मिडिलमैन हु पार्टिसिपेट इन द फ्लो वॉलंटरली। तो भाई साहब कंपोजिशन होगा ही, एक प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद में बहुत सारे लोग, जितने लोग बीच में जुड़े सब मिडिलमैन है ना जी। कह रहा फंक्शंस, the intermediaries perform such functions which facilitate transfer of ownership, title and position of goods and services from manufacturer to consumers। तो बोल रहा है वो इन सारे इंटरमीडिएरीज जो परफॉर्म करते हैं, सारे फंक्शंस काम करते हैं एक मैन्युफैक्चरर से सामान उठा के कंज्यूमर तक देने में, यानी टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर करने में, टाइटल ऑफ ओनरशिप। उसके बाद है रेम्यूनरेशन। बिल्कुल सही बात है, रेम्यूनरेशन भी देना पड़ता है। मिडिलमैन जो होंगे, मान लो एक प्रोड्यूसर 10 रुपया में सामान बनाता है, तो भाई साहब अगर होलसेलर होगा वो भी 1 रुपया रखेगा, रिटेलर होगा वो भी 1 रुपया रखेगा, तब जाके कस्टमर को कितने में मिलेगा, 13 रुपए में मिलेगा। बात समझ में आई। तो क्या है, इसको कमीशन या ये तो लेते ही हैं, है ना। तो वही कह रहा था इंटरमीडिएरीज आर पेड इन द फॉर्म ऑफ कमीशन फॉर द सर्विसेज rendered by them. The same is compensated by the manufacturer in the form of commission allowed by the manufacturer or added in the price of goods
सोल्ड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रेम्युनरेशन लेते हैं बीच वाला लोग और उसी से कमाते हैं। बात सिंपल जी सर। अब आ जाइए फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई साहब क्या काम है इसका, है ना। फंक्शंस कौन कौन सी चीजें जो है, कौन कौन सा काम है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। आइए सबसे पहले कह रहा है हेल्पफुल इन प्राइस डिटरमिनेशन 110%। अब आप सोचिए कि अगर आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा है, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो जब कॉस्ट पड़ेगा तो प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल जो है वो कम है, छोटा है, तो आप सामान बनाते हैं और आपके 10 किलोमीटर एरिया में सारा बिक जाता है, तो आपका प्राइस क्या होगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, और कम होगा तो प्राइस भी कम। बात समझ में आई जी सर। वही कह रहा है channels of distribution are very helpful in the determining the price of products because they are in the direct touch with consumers। क्या बोल रहा है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, निर्धारित करता है प्राइस को, क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर से टच में होता है। क्योंकि भाई साहब वही तो है ना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने में जो मिडिल मैन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिटेलर्स टच में रहा है ना, कंज्यूमर के रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर मैन्युफैक्चरर। तो ये कह रहा है दे कैन एस्टिमेट पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर फॉर प्रोडक्ट। वो क्या एस्टिमेट कर सकते हैं कि कंज्यूमर कितना पे कर सकता है। सो द मैन्युफैक्चरर मस्ट इनवाइट द सजेशन ऑफ मिडिलमैन व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। देखो दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि भाई साहब अब कस्टमर तक आप पहुंचे हैं, रिटेलर पहुंचा है, तो वही बता सकता है कि प्रोडक्ट कितना में खरीद सकता है। ये भी इसका इंपैक्ट हो सकता है। उसके बाद दूसरा टू मैनेज फाइनेंस 110%। क्यों? क्योंकि भाई साहब सारे मैन्युफैक्चरर के पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, रिसोर्सेज तो सबके पास लिमिटेड है बिल्कुल। मिडिल मैन हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को मेकिंग एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल। तो मिडिल मैन ही क्या करता है, वो जो बीच वाले लोग होते हैं वो सारा कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि भाई तुम सारा, जैसे मैन्युफैक्चरर बनाया, उसको होलसेलर को दिया, होलसेलर रिटेलर को दिया, रिटेलर से कंज्यूमर पास, कंज्यूमर से पैसा वसूला और फिर जाके वो रिटर्न वहां तक आता है। यही प्रोसेस है जी। तो कह रहा है दे परचेज द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड मेक पेमेंट फॉर दैट। ये बात बिल्कुल सही है, यही ना नियम है जी कि भाई मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद लिया कौन, होलसेलर, वो पे किया और पे करने के बाद फिर वो अपना बेचते चला गया और उससे वो पैसा वसूल लिया। अल्टीमेटली पे कौन है करता है, तो अल्टीमेट पे करता है कंज्यूमर। क्या दैट इज वे दे हेल्प सॉल्विंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, और इस तरह से उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्व हो जाती है। चलिए कह रहा है टू मेक द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इजी। बिल्कुल सही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इजी करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर ये पॉसिबल नहीं है कि सारा प्रोडक्ट बनाए और प्रोड्यूसर डायरेक्टली बेच ले, तो इसके लिए भाई वो इजी कर देता है कि भाई बीच में आओ, हमको थोड़ा सामान दो। सोचो एक प्रोड्यूसर हजारों लाखों कस्टमर तक प्रोडक्ट बेच सकता है, बेचता है, तो उसके बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूटर ना रहे, होलसेलर ना, रिटेलर ना रहे, तो क्या वो बिक पाएगा? नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअली कितना 2000 बेच पाएगा, और वैसे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लाखों लोग आते हैं और सामान डिलीवर करते हैं। बात समझ में आई जी। कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए प्रोड्यूसर पर्टिकुलरली अ प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर गुड्स टू बी इन डायरेक्ट टच विद ऑल कंज्यूमर्स। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई साहब प्रोड्यूसर की ये हिम्मत ही नहीं है कि वो डायरेक्टली, मतलब हिम्मत बहुत चीज की है लेकिन रह नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं है ये चीज कि सारे कस्टमर के टच में रहना। देयरफॉर इट इज वेरी प्रैक्टिकल, इट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल फॉर ए प्रोड्यूसर टू डिस्ट्रीब्यूट हिज गुड्स हिज कंज्यूमर डायरेक्टली। तो कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टली सामान नहीं बेच सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स प्रोड्यूसर इन दिस रिगार्ड। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनते हैं, मतलब मिडिल मैन जो है वो इस तरह से इनकी हेल्प करते हैं। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर राइट टाइम एंड द राइट प्लेस टू द राइट कंज्यूमर्स। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। फिर प्रोड्यूसर का जो सही समय पर, सही प्लेस पर और सही कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम मिडिल मैन ही करते हैं। तो इस वे में भी एक हेल्प करते हैं कौन, सर मिडिल मैन, है ना। चलिए अब है प्रमोशनल एक्टिविटीज। प्रमोशनल एक्टिविटीज में भी ध्यान देते हैं, है ना, ये भी एक काम है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे? कह रहा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स प्रोड्यूसर नॉट ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज बट आल्सो इन प्रमोटिंग सेल्स ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स 100%। अगर आप रिटेलर को सामान ना बेचो, तो मैंने बोला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि प्रोड्यूसर सारा सामान बेच ले। वो सामान बेचता है, लोगों को अच्छा लगता है, कस्टमर सामान मांगता है, सेल्समैन क्या, रिटेलर क्या करता है, रिटेलर ज्यादा से ज्यादा सामान मंगाता है, और उस तरह से प्रमोशन भी हो जाता है किसका,
सर कंपनी का। कह रहा है होलसेलर्स एडवर्टाइज फॉर द गुड्स डील्ड विद बाय देम एंड द रिटेलर्स हैव बीन इंक्रीजिंग द सेल्स बाय अडॉप्टिंग द मेजर्स ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड रिटेलर्स डिस्प्ले द गुड्स इन देयर शोरूम्स सो दैट द मोर एंड मोर कंज्यूमर्स में बी अट्रैक्टेड। ये बात बिल्कुल सही है कि होलसेलर सामान लेता है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर क्या किया, 100 पीस में लगा दिया, है ना, और 100 पीस में लगा दिया तो सब लोगों को सामान दिखा और लोग सामान खरीदे, तो भाई प्रमोशन भी हो गई कंपनी की, है ना जी। अब हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। कैसे करता है, देखिए ये क्या है ना, समय चेंज है, चेंज का कि जिसने चेंज को अडॉप्ट किया वही आगे काम करेगा, चेंज अडॉप्ट नहीं कर पाए आपकी कंपनी डूब गई। फॉर एग्जांपल मान लो अभी कंज्यूमर को टेस्ट पता करना है कि भाई अभी कंज्यूमर क्या खा रहा है, तो आप कैसे पता कर पाओगे, आप प्रोड्यूसर हो, आप डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, लेकिन आपके थ्रू जो मीडिएटर बने हैं, जो मिडिल मैन है, कस्टम रिटेलर है, होलसेलर है, आपके जो मिडिल मैन और भी हैं, है ना, एजेंट्स हैं, तो वो सारे क्या है, वो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। और जब कंज्यूमर तक पहुंचेंगे तो भाई अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा तो वो बताएंगे कि नहीं अभी जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट चल रहा है, कस्टमर की ये डिमांड है, अब तुम इसके अनुसार प्रोडक्ट बनाओ, तब बनाएंगे तो फिर प्रोडक्ट बिकेगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली इनसे कनेक्ट ना रहे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी कस्टमर के प्रेफरेंस को जानने में। तो इसीलिए कम्युनिकेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। कस्टमर की बात प्रोड्यूसर तक पहुंचता है, प्रोड्यूसर फिर उस हिसाब से सोचता है, फिर जाके कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना लेता है। बात समझ, टेस्ट चेंज करता है। देखिए वही कह रहा है इट इज द टाइम ऑफ चेंज, हैबिट, टेस्ट, नेचर, एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर कीप ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रेंड्स बदलता है। अगर एक्चुअली हम बात करें तो ट्रेंड्स बदलता है। जैसे पहले लोग वो वाला फोन कैमरा के लिए वो बड़ा वाला कैमरा यूज करते थे, डीएसएलआर वगैरह, ये बहुत ज्यादा, लेकिन अब देखो फोन में इतने फीचर्स हो गए ना कि अब लोग अल्टीमेटली फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड्स के अनुसार सब काम करते हैं। तो वो ट्रेंड्स कैसे पता चलेगा, तो वो कस्टमर से बात करने के बाद ही पता चलेगा, तो वो ये काम कर देता है कौन, मिडिलमैन। In the light of these changes, it become imperative for the every producer to make necessary changes in his products. अब कंज्यूमर चेंज, भाई कंज्यूमर ही नहीं कर देगा तुम बना के क्या करोगे, तो कंज्यूमर के हिसाब से तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट चेंज करते हैं, है ना। और चेंज करने के बाद फिर वो प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, फिर वो फाड़ के बिकता है। तो कह रहा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स द प्रोड्यूसर इन communicating the changes in products to the consumers and in communicating the changes habit, tastes, liking, preference of consumer to the manufacturer। यही बात मैं बोल रहा हूं, तब से यही बात कह रहा हूं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मैन्युफैक्चरर से सामान जाता है कहां, कंज्यूमर तक, और उस बीच में जो मिडिल मैन होते हैं वो बताते हैं कि कंज्यूमर आपका सामान पसंद कर रहा है या नहीं पसंद कर रहा है। अगर नहीं पसंद कर रहा है तो उससे चेंजेस कर दिया जाता है। बात समझ में आई जी सर। मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई, कह रहा है डिमांड और सप्लाई को भी मैच करता है। कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मिडिल मैन इज टू कलेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मेनी प्रोड्यूसर्स सो दैट कंज्यूमर में सेलेक्ट अमॉन्ग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो भाई साहब डिमांड और सप्लाई का काम करते हैं कि कंज्यूमर्स क्या करेंगे, सॉरी मिडिल मैन क्या करते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग सर्विसेज लेते हैं और कंज्यूमर्स के पास वैरायटी रख देते हैं, उसमें से आपका क्या करता है, कंज्यूमर्स उसको क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। बात समझ में आई, तो इसलिए वो डिमांड और सप्लाई के लिए भी हेल्प करते हैं। अदर फंक्शन क्या है, कह रहा है स्टेबलाइज द प्राइसेस, प्राइस को स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करता है, फोरकास्ट करने में डिमांड का, है ना, उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च करने में और प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अब सोचो मार्केटिंग रिसर्च करने में इतना कैसे इजी होगा, है ना। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फैक्टर डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल के चॉइस को डिटरमाइन करते हैं, मतलब निर्धारण करते हैं कि भाई साहब क्यों हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का चॉइस करें। आई कह रहा देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वेरिंग फ्रॉम कंपनी टू कंपनी व्हिच गवर्न द चॉइस और सिलेक्शन ऑफ चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन, बट देयर आर सम व्हिच स्टैंड आउट और इन्फ्लुएंस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चॉइस इन ऑल केसेस। देखिए ये 5 तरीके से डिस्कस किया गया है। क्या बोला, फैक्टर रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई प्रोडक्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, छोटा है, बड़ा है, वेट में अच्छा है, क्वालिटी में अच्छा है, कहाँ के लिए बनाया है मैंने, तो वो बड़ा फैक्टर डिटरमाइन करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल कहाँ होगा, ठीक है ना। हेवी प्रोडक्ट है, हर जगह नहीं जा सकता। इजीएस्ट अवेलेबल प्रोडक्ट है, इजीली है, जो हर जगह कंज्यूम होना है, हर जगह रख देंगे।
नहीं, वही चीज बात कर रहा हूं। तो उसी हिसाब से ये हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल डिसाइड करते हैं। दूसरा है कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी का औकात क्या है एकदम एक लैंग्वेज में कंपनी का औकात क्या है, कि भाई साहब बड़ी कंपनी है तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, छोटी कंपनी है कम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। आइए मार्केट और कंज्यूमर कैरेक्टर्स, अब कंज्यूमर कितना अडॉप्ट करता है आपके प्रोडक्ट को, ये भी बड़ा फैक्टर है। अगर कंज्यूमर बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है तो आपको वैरायटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल बनाने होंगे कि भाई अलग अलग जगह पे बनाना होगा। लेकिन अगर कंज्यूमर कम करता है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कम रखना होगा। बात समझ में आई? जी सर। फैक्टर रिलेटिंग टू मिडिल मैन कंसिडरेशन, मिडिल मैन कैसे देखते हैं, क्या उनको इंसेंटिव ज्यादा अच्छा मिलता है, कम मिलता है, उस हिसाब से भी। और इन्वायरमेंटल फैक्टर कि क्या आपके इन्वायरमेंट का वो इम्पैक्ट सही डाल रहा है यार, क्योंकि वहां की आपके प्रोडक्ट की क्या वो बैन तो नहीं किसी जगह पे, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। आइए एक एक करके आराम से चर्चा करेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो फैक्टर रिलेटिंग टू प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले क्या प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्या फैक्टर हैं। आइए तो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी इज गवर्निंग फैक्टर द सिलेक्शन ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कौन सा गवर्निंग फैक्टर है, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कौन इसको अडॉप्ट करेगा। पेरिसेबिलिटी क्या है, कंज्यूमर के पेरिसेबल तो नहीं है, अगर पेरिसेबल होगा तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल छोटा होगा। अब जैसे सब्जी उगाते हैं तो सब्जी डायरेक्टली बेच लो, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। लेकिन अगर यही चीज जो ड्यूरेबल गुड्स है, मतलब जो लंबा समय चलने वाले हैं, तो वो क्या, वो दूर लॉन्ग होगा इसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिट वैल्यू कितनी है, स्टाइल कैसा है, ऑप्शनल है ना, वेट और टेक्निकलिटी कैसी है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स है कि नहीं है ना, परचेज की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा की कम, अगर ज्यादा है तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, कम है तो कम, न्यूनेस कितना है, सीजनल वाला तो नहीं है, अगर सीजनल होगा तो टाइम टू टाइम पे आपको बनाना पड़ेगा, और सीजनल नहीं हुआ तो भाई साहब रेगुलर यूज है तो रेगुलर बेसिस पे। उसी तरीके से कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हैं। क्या है, देखिए कह रहा था चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनीज ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कंपनी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, जैसे उसका साइज क्या है, बड़ा है छोटा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे कितनी अच्छी है, रेपुटेशन क्या है, पास्ट चैनल का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या उसका किसी रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से क्या सही पंगा रहा है कि नहीं रहा है, वो चीज, करंट मार्केटिंग पॉलिसीज क्या है, प्रोडक्ट मिक्स में क्या है, तो ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी सारी चीजें होंगी। फिर फॉर एग्जांपल अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रेंथेबल है तो प्रोडक्ट भर देगा हर जगह, फिर वही छाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, पेट सफा हरदम नफा, ऐसा कुछ करके एक ऐड आता था, जो एक कॉमेडियन थे ना राजू श्रीवास्तव, वो ऐड करते थे। अब जैसे ही लोगों को ना पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात आती है, दिमाग में वो हिट करता था, क्या कायम चूर्ण या किसी की चीज का प्रचार था, तो वो क्या किया, वो हर जगह पे हर मेडिसिन शॉप में अवेलेबल करवा दिया। अब जैसे उसका ऐड आया, दिमाग में उसके क्या आया कि भाई ये चलो दुकान चलते हैं, दुकान गया, बोला भाई साहब प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो अगर पैसा ही नहीं रहता तो हर जगह अवेलेबल करवा पाता नहीं, तो वो क्या किया, पहले मार्केटिंग ये प्रमोशन कर लिया, प्रमोशन करने के बाद हर जगह अवेलेबल करवा दिया, प्रोडक्ट चल गया। फिर मार्केट में पॉलिसीज क्या चल रहा है, साइज ऑफ द कंपनी क्या है, बड़ी कंपनी तो बड़ा फिर क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बड़े बड़े और जगह जगह पे। फिर पास्ट चैनल का एक्सपीरियंस क्या है, कि आपने कोई कंपनी में किया तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो भी, प्रोडक्ट मिक्स और रेपुटेशन, आपकी कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, उस हिसाब से आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद है फैक्टर्स रिलेटिंग टू द मार्केट और कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो मार्केट के हिसाब से या कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्या कि कंज्यूमर की बाइंग हैबिट देखनी पड़ेगी, कि क्या कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट लगातार खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है। अगर लगातार खरीद रहा है तो भाई साहब क्या करना है, हमको अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल बढ़ाना है। लेकिन अगर कम खरीद रहा है तो भाई कम ही रखना है। लोकेशन ऑफ द मार्केट कहाँ है, क्या प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं आप बहुत नजदीक बेच पा रहे हैं, अगर नहीं तो फिर भाई दिक्कत होगी, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल बड़ा होगा। लेकिन अगर आपका लोकेशन ऑफ द मार्केट ऐसा जगह में रहा जहां प्रोडक्ट जल्दी उड़ जा रहा है तो कम रहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है कम है, डिपेंड करेगा। साइज ऑफ ऑर्डर क्या है उस पर भी आपका चैनल डिपेंड करेगा। उसके बाद है मिडिल मैन कंसिडरेशन। भाई साहब मिडिल मैन कौन होते हैं, वो सारे जो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स के बीच में आते हैं। अब उनकी देखो कह रहा सेल्स वैल्यू का पोटेंशियल क्या है, अगर मिडिल मैन ज्यादा सेल्स करेगा तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाना पड़ेगा। अगर अवेलेबिलिटी कितनी है मिडिल मैन की, ये भी आपका फैक्टर है। किसके लिए सर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए। मिडिल मैन का एटीट्यूड क्या, बोले यार नहीं बेचेंगे, तो फिर मिडिल मैन का कोई फायदा नहीं होगा। आपको ऐसे मिडिल मैन लाना होगा जो काम कर पाए।
तभी तो सेल्स होगा, तभी कंपनी ग्रो करेगी जी। उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिडिलमैन, क्या दे रहा है, कॉस्ट ऑफ चैनल, चैनल का कॉस्ट क्या लग रहा है, पता चल रहा है मार्केट में 10 रुपए में प्रोडक्ट मिल रहा है, आपका चैनल की वजह से ही 15 रुपए कॉस्ट जा रहा है, तो प्रोडक्ट तो नहीं चलेगा मार्केट में। इसीलिए ये मिडिलमैन कंसिडरेशन भी ध्यान देंगे, तभी आपका क्या होगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा। और लास्ट में है एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इन्वायरमेंट कैसे इंपैक्ट कर रहा है। देखिए कह रहा था एनवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड कॉम्पिटिटर्स चैनल्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल मतलब पैसा, वो वाला स्ट्रक्चर है ना, तो ये सारे क्या करते हैं, इफेक्ट सिग्निफिकेंटली चैनल चॉइस को, ये सारे चीजें। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर लीगल ही रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा, लॉ ही नहीं मानेगा, तो प्रोडक्ट कहां बेचोगे, बताओ बताओ ही नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा, और इसी तरह से आपकी क्या होगी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगी। तो चलिए अब हो गई आज की क्लास खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।